राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो अपन पढ़ रहे थे पीरियडिक चैप्टर। उसके अंदर आज अपना फोर्थ लेक्चर है। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? एक तो पढ़ना है आईयूपीएसी नेमिंग, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है। और प्रिडिक्शन करेंगे ग्रुप नंबर का, पीरियड नंबर का और ब्लॉक का, कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है। और क्या पढ़ेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। काफ़ी इजी टॉपिक है आज। तो आईयूपीएसी नेमिंग करनी है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो बेसिकली ये क्या टेम्परेरी नेम्स दिए हुए हैं जिनको अपन लिखेंगे आज। तो टेम्परेरी क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ही है, बाद में इनको रिप्लेस कर देंगे। जब उनकी पूरी तरह डिस्कवरी होने के बाद सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो उनको एक नया नाम असाइन कर देंगे, जैसे हाइड्रोजन हीलियम ऐसा है वैसा ही। तो अभी के लिए तो टेम्परेरी नेम्स है। ये तुम्हें यहाँ पे जो लिख रखे हैं लेटिन वर्ड वो तुम्हें याद रखना है। जैसे जीरो के लिए यूज़ करेंगे नील, NIL। वन के लिए अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट है। आईयूपीएसी का जनरली क्या आता है? हेप्ट आता है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है? सेप्ट लिखा हुआ है, SEPT। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है। एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए इन, ENN, और उनका जो फर्स्ट लेटर है वही इनका सिंबल है, एब्रीवेशन है। इसका एन है, ये यू है, ये BTQPHSO और ई। तो ये तुम्हें याद रखना है जब भी नेमिंग 100 से ज़्यादा की करनी होगी तो। और क्या ध्यान रखना साथ में तुम्हें, यहाँ पे लगाना सफिक्स IUM। मतलब सिंपल सा है। अगर मान लो मेरे पास एटॉमिक नंबर हो गया 112, कितना? 112। तो वन के लिए क्या आएगा? वन के लिए आएगा अन, UN। इस वन के लिए, इसके लिए भी क्या आएगा? UN। इस टू के लिए क्या आएगा? इस टू के लिए आएगा BI। और पीछे क्या लगाना है? सफिक्स IUM। तो ये हो गया इसका नाम। बस इतना सा करना है। समझ गए? मान लो सर नाम लिखना है मेरे को इसका 105 का। बताओ कैसे लिखे? तो वन के लिए क्या लगाऊंगा मैं? UN। जीरो के लिए क्या आएगा? NIL। और फाइव के लिए क्या आएगा? पेंट। और पीछे क्या लगाऊंगा लास्ट में? IUM। तो हर एक वर्ड का जो यहाँ पे लिख रखा लेटिन वर्ड वो लिखना है, और लास्ट वाले वर्ड के पीछे क्या लगाना है? IUM। समझ गए? चलो जरा, एक टेबल बना रखी है मैंने इस तरह से पूरा। एग्जाम्पल देख लो जल्दी से एक बार। जैसे 101 का लिखना है तो वन के लिए क्या आया? UN। जीरो के लिए NIL। और लास्ट वाले वन के लिए UN। और पीछे क्या लगाया? पीछे जो यूज़ किया अपन ने वो क्या यूज़ किया है? वो क्या है? IUM। IUM क्या है? सफिक्स है उसका। अब सर सिंबल क्या होगा? तो सिंबल है फर्स्ट 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 जो अल्फ़ाबेट था उनका, उनको लिख दिया मैंने। तो UN और U, ये बन गया इसका सिंबल। अभी जो नाम इसका एक और है, इसका एक और नाम क्या है? अब इनका नाम लिख रखा है तो वो ऐड कर दिया। जिनका अभी तक नहीं हुआ, जैसे इसके बाद वाले जो एलिमेंट है 1110 के बाद वाले, तो उनका अभी तक नाम फाइनलाइज नहीं हो पाया पूरी तरह। अल्दो लिखा जाता है कि यही होगा, लेकिन फिर भी अभी तो अपन को ये वाला सीखना है। तो इसका एक और नाम क्या है? मेंडलीवियम। मेंडलीव है, उनको नाम पे दिया गया है MD। जैसे मुझे लिखना 102 का नाम, तो वन के लिए UN, जीरो के लिए NIL, और टू के लिए बाई। तो ये वन का, ये जीरो का, ये टू का, और बाद में लगाया IUM। वो क्या था? सफिक्स था। ठीक है, सिंबल UNB। नोबिलियम नाम है इसका एक और। फिर 103 का लिखना, वन के लिए अन, जीरो के लिए नील, थ्री के लिए ट्राई, और पीछे क्या लगाना है? IUM। ये बन गया इसका सिंबल UNT। लॉरेंशियम है। फिर ऐसे सबका नाम लिखा हुआ है, तो एक बार इसको देख लो, रीड कर लो। तो सिंपल था। क्या करना तुम्हें? हर एक वर्ड के लिए जो लैटिन नेम है वो यूज़ करना है। और बाद में लास्ट में क्या लगाना तुम्हें? IUM। IUM क्या है? एज ए सफिक्स यूज़ करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से 101 से लेके 1110 तो लिख रखे हैं। तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है? इन्हीं लैटिन नेम को यूज़ करते हुए यहाँ बनाना IUPAC नेम 111 से लेके 118 तक। ठीक है। ये उनका नाम लिख दो या उनका सिंबल लिख दो कि UUN है, UUB है, जो भी आ रहा है। समझ गए? तो ये तुम्हें अभी करना है। अभी मतलब अभी का अभी। अभी वीडियो रोको और इन सब का नाम मेरे को कमेंट करके बताओ कि इनका नाम क्या आ रहा है। ठीक है। या फिर सिंबल लिख के कमेंट कर दो, खाली सिंबल लिख दो लाइन से 10, ये 111 से लेके 118 तक। ये अभी करो जल्दी से, ताकि अभी के अभी तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी। बस इतना सा था ये IUPAC नेमिंग। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या करना है? आप हमको प्रिडिक्ट करना है। क्या क्या प्रिडिक्ट करना है सर? ग्रुप नंबर पता लगाना है, पीरियड नंबर पता लगाना है, और ब्लॉक पता लगाना है। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेंस के अंदर भी, नीट के अंदर भी। तभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहले मैं कंसेप्ट सिखा देता हूँ। अगर मुझे पता लगाना है कि ब्लॉक कौन सा है,
तो वो क्या देखना है मेरे को ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ। ब्लॉक के लिए क्या देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में या कौन से ऑर्बिटल में एंटर हुआ। अगर वो एस सबसेल में एंटर हुआ तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर हुआ तो पी का हो गया। ऐसे ही डी में हो रहा है या एफ में हो रहा है उससे पता लगा देंगे। तो क्या लिख रखा है यहाँ पे, द ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट एस पी डी एफ जो भी है इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्बिटल दैट रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है उसके बेस पे पता कर लेंगे ये है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन वाला एक पार्ट है जो इस लाइन को फॉलो नहीं कर रहा, इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, वो है हीलियम। कल भी आया था हीलियम के बारे में। हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 1s2 में, लेकिन एक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है अभी पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो इसको लग रख ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। बट अगर पोजीशन देखोगे तुम टेबल के अंदर तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा कि पी ब्लॉक में रखा हुआ है, बट है किसका, एस ब्लॉक का ही है वो, ठीक है। कल भी बताया था, आज वही बता दिया मैंने। तो एक्सेप्शन वैसे तो इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्यों नहीं है, क्योंकि सर हीलियम का इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। और एस में आ रहा है तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस का हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेप्शन क्यों लिखा है, ये बताने के लिए कि हीलियम की प्रॉपर्टी पी ब्लॉक के इनर्ट गैस से मैच करती है, तो पोजीशन देखोगे तो वहां मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब बात करने का सर पता लगाना है पीरियड नंबर कि कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो तुम्हें ये पता लगाना होगा उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है। तो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही क्या होगा, उसका पीरियड नंबर। अब कैसे पता करेंगे, बहुत ईजी है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में है, ठीक है। पीरियड नंबर के लिए क्या निकालेंगे अपन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि कौन सी सेल से बिलोंग कर रहा है। आगे चले। अब एक और चीज़ है ग्रुप नंबर, इसको भी पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ग्रुप नंबर पता लगाना मेरे को, वो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है। जैसे पहले मैंने ये पता लगा दिया कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस का है, पी का है, डी का है या एफ का है, ठीक। अब अगर एस ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर कितना होगा, जितने उसके अंदर एन एस में इलेक्ट्रॉन है। अगर एस में एक है तो ग्रुप नंबर 1, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2। तो पहले लगाना पता कि कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक में बाद में क्या देखना है, एनएस के इलेक्ट्रॉन देखने, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या होगा उसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक। अगर वो पी ब्लॉक का है तो क्या करना है, 10 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी 10 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन। एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन है और एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 10 कर दो, तो वो आएगा पी के लिए। वापिस देख लो कि सुन लो क्या बोला मैंने। ग्रुप नंबर मुझे पता करना है पी ब्लॉक के लिए, तो पहले पी ब्लॉक का पता कर दूंगा मैं। फिर क्या करूंगा, 10 प्लस पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एनपी, एनपी मतलब आउटर मोस्ट सेल, अल्टीमेट सेल, और एनएस के इलेक्ट्रॉन, इन सबका सम करूंगा तो पता पड़ जाएगा मेरे को ये, ठीक। ऐसे ही लिखा रहेगा डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला, ग्रुप नंबर पता करना है, नंबर ऑफ एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन, डी में कितने हैं, और एनएस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट के प्लस पेनल्टीमेट के, इधर डी के उधर एस के, इनका सम करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, डी ब्लॉक के अंदर आएगा ग्रुप नंबर, ठीक। ऐसे एफ ब्लॉक के लिए क्वेश्चन अगर आ जाए तो आंसर डायरेक्ट क्या रखना है, 3। एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों के दोनों कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, तो ये डायरेक्ट है। तो ये टेबल तुम्हें जो है इसको लिखनी है और ये तुम्हें याद रखना है, क्वेश्चन अभी इसके बेस पे ही होगा। तो पी के लिए 10 प्लस प्रोटॉन प्लस 10 प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन, और डी के लिए क्या करना है, एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन प्लस एन एस के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये इनको यूज कैसे करना है, उसके लिए क्वेश्चन लिख रखा मैंने। जरा पहला क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या पूछा है, क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहेगा सर आपको, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया आपने को, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3, व्हाट इज द आईयूपीएसी ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो पहले इसको देखो, ये डी तो पूरा भरा हुआ है, एस पूरा भरा हुआ है, पी हाफ फिल दिख रहा है, पी में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और पी में अगर 3 दिख रहा है इसका मतलब पी पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। तो पहला काम क्या पता पड़ा अपन ने, इसको देख के मैंने, ये पीछे वाला था 5s2 5p3, इसको देख के मुझे क्या पता चला कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब पी ब्लॉक पता हो गया, अब चाहिए क्या मुझे, नंबर ऑफ ग्रुप, ग्रुप नंबर चाहिए, ग्रुप नंबर। क्या करूँगा पी ब्लॉक के लिए, तरीका क्या बताया था, 10 प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन, एन एस में कितने हैं सर, एन एस मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, पी के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया अपना आंसर, 10 प्लस 2 प्लस 3 कितना, 15। तो ये 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा, समझ गए। आउटर मोस्ट देखा, उससे ब्लॉक पता किया, ब्लॉक पता करने के बाद 10 प्लस 2 प्लस ये करना है मेरे को, तो समझ गया। चले आगे, ये क्वेश्चन देख के बताओ जरा, अब इसमें सब पूछ लिया,
अब इसमें ग्रुप नंबर भी पूछ लिया है, पीरियड भी पूछ लिया और ब्लॉक भी पूछ लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लोगे तुमसे भी हो जाएंगे। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट एज द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट का दिया हुआ है, बाद वाले का, ठीक है सर। लिख देते इसको बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है अपन को, कितना है 4s2 3d7। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द पोजिशन ऑफ द पीरियड टेबल। तो सर जो वैलेंस सेल की बात की है इसने, ये कौन सा है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट। तो वैलेंस सेल वाले के अंदर देखो सबसे हाईएस्ट एन कितना है, या पहले ब्लॉक देख ले, चलो ब्लॉक देखते हैं। सर एस तो पूरा भरा हुआ, डी अनपेड दिख रहा है, डी खाली दिख रहा है। तो इसका मतलब ये n/n-1d। कल अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल फार्मूला पढ़ रखा है। अगर तुम्हें अभी नहीं पता पड़ रहा तो कल वाली वीडियो देखो, जहाँ पे एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी का और एफ का सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रखा है। तो ये इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, कैसे, n/n-1d 1 to 10 वाली कैटेगरी से बना रही है। कहीं कहीं पे यहाँ पे 1 भी आ रहा था, इधर NS1 भी होता है 3D के लिए। वो कल वाला देख लो, मैं नहीं लिख रहा अभी, कल बता दिया मेरे से मैंने। अब इसको देखो जरा, ये क्या दिख रहा है, 3D7 दिख रहा है। इससे कंफर्म हो गया कि कौन सा है ये, सर ये डी ब्लॉक का पार्ट है। तो ब्लॉक तो मिल गया, अब क्या चाहिए अपने को, ब्लॉक पता होने के बाद में ग्रुप भी चाहिए और पीरियड भी चाहिए। तो सर ग्रुप की बात करते हैं पहले अपन। ग्रुप नंबर तो सर बहुत ईजी है। डी ब्लॉक अगर पता पड़ गया आपको, इसको लिखते हैं अपन, थोड़ा सा स्मॉल है, छोटा डी, छोटा, छोटा भीम, छोटा डी, स्मॉल डी लिखते हैं। सर ग्रुप नंबर पता करना डी के लिए तो एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था, n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। n-1d इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ns इलेक्ट्रॉन 2, तो 7 + 2 कितना आ गया, 9। अब सर पता करते हैं अपन पीरियड नंबर कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो पीरियड नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट सेल जो वैलेंस सेल है उसका मैक्सिमम एन कितना है, मतलब सिंपल सा ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा एन कितना लिखा हुआ है, सबसे बड़ा नंबर। तो सर यहाँ पे तो दो ही है, एक तो 3 है एक 4 है, तो आंसर क्या हो गया, पीरियड नंबर 4। इसको देख के ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। अब देख लो ऑप्शन मैच करते हैं। सर डी ब्लॉक है कहीं पे, डी ब्लॉक इन दो जगह है, पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 9। ब्लॉक पीरियड 4 ग्रुप 9। बस ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आता है ऐसे। इसको देखो जरा, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है अगर लैंग्वेज सही से समझोगे तो। देखो जरा, एन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर का सिंबल है, ठीक है सर। हैज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द 4D सबसेल, मतलब लास्ट वाला 4D में आ रहा है, और 4D में आ रहा मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ये तो ठीक है, इससे इधर पता पड़ा। फिर पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड। जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, किसके लिए, कोई एक एलिमेंट है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड एज दिस एलिमेंट, मतलब ये जो ऊपर वाला एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसी पीरियड के लिए मैक्सिमम जेड कितना हो सकता है। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट जिस पीरियड का है उसी पीरियड के अंदर बाकी एक ऐसा एलिमेंट है उसका मैक्सिमम जेड कितना हो सकता है, ठीक। तो जरा देखते हैं, ये है सर 4D सबसेल, इसका मतलब सर ये डी ब्लॉक का तो एलिमेंट हो गया। और उसने बोला है सर 4D, क्या यूज किया सर, 4D। तो सर ये 4 क्या बता रहा है, ये बता रहा होगा n-1। भाई अगर डी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उससे पहले एस में आया होगा, n/n-1d, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल बता रखा है। तो अगर डी में आ रहा है इसका मतलब एन में इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाले एस में इलेक्ट्रॉन आ रखा होगा। तो अगर ये किसकी वैल्यू होती है, n-1 की वैल्यू होती है, कितनी है 4। तो सर एन कितना आया, तो सर एन आ गया 5। इसका मतलब ये बात कर रहा है फिफ्थ पीरियड की हो रही है, किसकी हो रही है, फिफ्थ पीरियड की। तो फिफ्थ पीरियड के अंदर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जेड, इसका मतलब फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है जो सबसे लास्ट में आ रहा है। बताओ, टेबल याद है क्या, टेबल क्या थी, ऐसे कुछ बनाई थी। फिफ्थ पीरियड कौन सा है सर, ये 1 2 3 4 फिफ्थ, इस पीरियड की बात हो रही है। फिर यहाँ पे ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और आगे और भी है, रेडियम भी है या फ्रेंशियम भी है।
इधर फिर इसके आगे कितने देन एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे लाइन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वहाँ से वाई से इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। ठीक है। इसके आगे ये जो यहाँ पे होगा बेरिलियम, इधर कहीं शुरू होगा बोरॉन, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, इधर गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये लिख रखा है। तो ये यहाँ से होते हुए और आगे चलो, और लास्ट वाला, तो ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियॉन, हीलियम को यहाँ रख दिया। फिर यहाँ पे आर्गन आ जाएगा, इधर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो बात कर रहा है वो तुम्हें जीनॉन का एटॉमिक नंबर। किसकी बात कर रही है? कि इसके पीरियड में सबसे ज़्यादा जेड किसका होगा? जीनॉन का। हालांकि इसको इधर से करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तरीका ये को बताऊंगा अभी। तो ये पता पड़ा कि फिफ्थ पीरियड है, मैंने पोजीशन मार्क कर दी कि किसकी बात हो रही है? जेनॉन की। अब आंसर डायरेक्टली यहाँ से निकालना है। तो सर मुझे हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है 2, और मैंने कल तरीका बताया था, कल नहीं परसों, कि एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं। कुछ नंबर ऐड करना था, 8 8 18 18 याद आया? वही करना है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना ऐड करते थे अपन? 8, तो ये बन जाता था 10। फिर यहाँ पे वापस 8, तो ये बन जाएगा 18। फिर यहाँ पे ऐड करते थे 18, तो कितना बन जाता? 36। फिर अगेन 18 ऐड करो, तो कितना आएगा? 36 और 18, 54। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो अब मैंने यहाँ से वहाँ लेके चला गया, वहाँ जाना तुम्हें है ही नहीं। तुम्हें जब ये पता पड़ा कि फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, सीधे यहीं पे आ जाओ। 1 2 3 4 फिफ्थ, सीधे ये करो। तो ये टेबल बनाने उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं पोजीशन मार्क करना सिखा रहा था कि एक्चुअली इस तरह से कर सकते हो। समझ गए? पीरियड पता पड़ गया। पीरियड देख लिया मैंने, यहाँ से इसके बिलोंग कर रहा है, लास्ट वाला ये होगा जीनोन। तो जीनोन का जो एटॉमिक नंबर होता होगा, इसका मतलब वही उसका आंसर है। समझ गए? ये कल मैंने बता रखा परसों वाली क्लास में, 8 8 18 18। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिख रखा है? एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 18 एंड फोर्थ पीरियड। 11 ग्रुप फोर्थ पीरियड का है, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मेरे को। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आउटर मोस्ट की बात कर रहा है। तो ये जल्दी से कर दो इसका आंसर। ग्रुप पता है, पीरियड पता है, पोजीशन देख के लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का है या एफ का है। ये जल्दी से क्वेश्चन करो, तुम्हें ही करना है, मैं नहीं कर रहा। इधर क्या है? एलिमेंट इन द सिक्स पीरियड हुज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रखा है, ये वैल्यू लिख रखा है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 99% बच्चे गलती करेंगे। मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ये, मैंने हिंट दे रही तुम्हें, थोड़ा अवेयर रहना है। तुम्हारा जो आंसर आ जाए एक बार मैच कर लेना बुक से, एनसीईआरटी उठा के देखना कि तुम जो कहना चाह रहे हो क्या वो वही एलिमेंट है। तो तुम्हें आंसर पता पड़ जाएगा, नहीं गलती कर रहे हो तुम कुछ ना कुछ। ठीक है, इसमें ध्यान से रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चले एक और देखते हैं क्या लिखा है। इफ एन एलिमेंट वर डिस्कवर्ड विद एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू 120, ये कह रहा है 120 बार डिस्कवर कर दिया, अभी तो नहीं किया, मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है? मान लिया कि अपन ने डिस्कवर कर दिया, ठीक है सर मान लिया। एटॉमिक नंबर कितना? 120। ठीक है सर। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस वैलेंस सेल, तो ये कह रहा है वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके। एज्यूमिंग द फिलिंग फॉलो द करंट अप बाउ रूल, ये कह रहा है अप बाउ रूल को बिल्कुल वैलिड रखना है। तो सर अपन को तो 118 का पता है, पता है 118 का कौन सा होता है? सो जो ये लास्ट वाला ग्रुप था, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, और यहाँ पे आता है ओजी, ऑग्नेसॉन। ऑग्नेसॉन होता है सबसे लास्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 118 पे, और ये पीरियड टेबल यहाँ पे एंड हो जाती है। यही तो था। ये कौन सा था? ये पी ब्लॉक के अंदर था। अब जरा थोड़ा सोच के देखना, अगर कोई एलिमेंट नियॉन पे एंड हो रहा है, उसके बाद वाला एलिमेंट कौन सा होता है? जैसे नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10। तो अगर 11 वाला एलिमेंट कौन सा होता है? सोडियम, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है। अगर कोई एलिमेंट आर्गन पे एंड हुआ है, मतलब एटॉमिक नंबर आर्गन वाला है, आर्गन के जस्ट बाद वाला एलिमेंट कौन सा होगा? सर आर्गन 18 नंबर पे आता है, जस्ट बाद में आएगा पोटेशियम 19 वाला। हाँ सर ठीक है। सर क्रिप्टॉन, इसके जस्ट बाद में कौन आएगा? सर इसके बाद में कौन आएगा बताओ? रुबेडियम 37। इसका मतलब पी ब्लॉक जब एंड हो रहा है, तो पी ब्लॉक के बाद में अगर एलिमेंट आ रहा है तो कहाँ जाएगा वो? एस में जाएगा। फिर आप इस एस से होते 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 यहाँ पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में, यही तो होगा।
तो 118 यहाँ खत्म हो गया, 119 का होगा। बोलो। एस ब्लॉक में दो बनाए थे। यहाँ पे क्या इस तरह से बनाया था अपन ने, इतना। अब 119 का रखूँ मैं। सर यहाँ पे एलिमेंट होगा 119, क्योंकि 118 खत्म होने के बाद में घूम के ये आएगा वो। और उसके बाद में होगा यहाँ पे 120। समझ में आया? कौन से में? एस ब्लॉक के सेकंड वाले ग्रुप के अंदर, ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 के अंदर क्या पूछ रहा है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 2 में दो होते हैं। अगर ग्रुप 1 का होता तो आंसर 1, ग्रुप 2 का 2। सर इसके बाद में होता तो और आगे ले जाते अपन, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते यहाँ से, फिर आगे। अब इसके आगे ऐप ब्लॉक है या नहीं नहीं पता, लेकिन हाइपोथेटिकली क्या एज्यूम करेंगे, उसी को आगे पैरेलल अपन एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है। सर अगर ये पूछा होता कोई और क्वेश्चन कि पी ब्लॉक से बिलोंग करता, तो ऐसे ऐड करते करते निकालना होता है। समझ गए? तो ये ऐसे क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल वाले क्वेश्चन जेई में इसमें 2 या 3 बार पूछा हुआ है। ये वाला नहीं, किसी अलग तरह से, खास करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताऊंगा, चिंता मत करो। अब चलते थोड़ा सा आगे। तो अपन ने ग्रुप नंबर पहचाना सीख लिया, कौन सा ब्लॉक है वो पता लगाना सीख लिया, और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है वो अपन सीख चुके। अब ऐसा क्वेश्चन जेई जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट में भी कॉपी हो सकता है वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एनटीए को इधर का क्वेश्चन उधर उठाने में कोई हेजिटेशन नहीं है। बिल्कुल फ्री रहता, वो डाल देता क्वेश्चन कि जेई एडवांस करता, मिल बना के जेई मेंस का बना दिया थोड़ा चेंज करके, मेंस वाले क्वेश्चन को नीट में पूछ सकता है वो। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना क्या है। अब मुझे क्या लगाना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड, कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अरे तो पढ़ तो लिया अपन ने, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32 वाला पढ़ तो लिया। तो सब पता क्यों लगा रहे हो? बोलो। क्योंकि जो पढ़ रखा हो वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता। इसमें क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि बताओ नाइन्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। हैं? 7 पीरियड पढ़े अपन ने, क्वेश्चन किसका पूछेगा? नाइन्थ का पूछ लेगा। बोलो 8 पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए। फिर इसमें एक और चीज ऐड करता है कि अगर पॉली के रूल को मैं वॉयलेट करूं और एक सेल में, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करूं, तो बताओ फिफ्थ पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए। इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। अब इसको समझते हैं अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको कनेक्ट करूंगा मैं। ये बेसिकली चीज़ कनेक्ट होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने उसको पढ़ रखा होगा अच्छे से। अब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं मेरे को। ठीक है। देखो तरीका बहुत ईजी है, मैं जब बताऊँ वैसे सीखते रहना, सब क्वेश्चन हो जाएंगे, किसी भी टाइप क्वेश्चन हो, हाइपोथेटिकल वो भी हो जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड डिसाइडेड बाय द पॉसिबल ऑर्बिटल्स। ये मेन चीज़ है कि उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कौन सा पीरियड है। ठीक है सर। आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द अबव रूल। लेकिन ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है वो नहीं देखना, साथ में क्या देखना है? अबव रूल के अकॉर्डिंग कितने फील हो सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 से पढ़ा था। उसी को मैंने यहाँ लिख रखा है अलग तरह से। इन जनरल क्या होता है? एन एस, फिर एन पी, फिर n-1d, n-2f, n-3। अगर अब एफ के बाद में आ गए तो क्या आएगा? जी। जी के बाद में क्या आएगा? एच। समझ गए? तो एन एस एन पी, ये nth ऑर्बिटल आउटर मोस्ट, ये पेनल्टीमेट n-1d, ये उसके और इनर पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट एफ, फिर n-3 जी, फिर n-4 एच, फिर n-5 आई, चलता रहेगा सीक्वेंस। ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये मेन चीज़ है यहाँ पे। इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अरे है क्या? आया कहाँ से वो? इस तरह का तुमने पढ़ रखा है, ये 1s, ऐसे 2s, ऐसे गोले बनाए होंगे तुमने पहले कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये 2p, ये 3p, 4p, इधर 3d, 4d, फिर यहाँ पे 4f। वैसे कुछ एरो बनाए थे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। समझ गए? तो एन एस एन पी सेम चीज़ चलती है, फिर n-1d आता है, फिर n-2f आएगा, फिर उसके बाद में आएगा जी आएगा, उसके बाद में आएगा एच आएगा। तो वहाँ से आया, तो मैं इसको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक। तो आप और रूल को जो पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको फिल करते हुए डिसाइड करेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा थोड़ा चलते हैं उसकी तरफ अपन, या पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे ये देखना, ये अपन ने पहले पढ़ रखा है कि जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं।
थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। फोर्थ के अंदर 18, 18, 32, यही है। अब जरा इसको अपन कनेक्ट करते हैं वापस एटॉमिक स्ट्रक्चर से। कैसे करें? यहाँ देखो, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। बताओ कौन सा फॉर्मूला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, फॉर्मूला याद है कुछ? नीचे कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, मैं लिखता हूँ उससे पहले बता देना। मैं लिखूँ उससे पहले कमेंट कर दो। क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज इक्वल टू कितना सर? 2n², यही होता है। तो बताओ फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल। सर फर्स्ट सेल के लिए अपन n की जगह 1 रख देंगे, तो सर ये आ जाएगा आपका 2। सर सेकंड सेल के अंदर, तो सेकंड के लिए सर 2 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। सर थर्ड सेल की कैपेसिटी 2 × 3², 9 × 2 = 18। सर फोर्थ सेल की कैपेसिटी सर 2 × 4 का स्क्वायर, कितना? 32। सर फिफ्थ सेल की कैपेसिटी, फिफ्थ सेल के अंदर 2 × 5 का स्क्वायर, 50। सर सिक्स सेल की कैपेसिटी कितना? 2 × 6 का स्क्वायर, कितना हुआ? 72। ऐसे आगे भी निकाल देंगे अपन। ठीक है, अब जरा उसको पीछे से कनेक्ट करते हैं अपन इसको। सर आपने बोला सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है सर। सर सेकंड सेल के अंदर 8 एलिमेंट है, समझ में आया सर, ठीक है। सर थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स, अभी तो ऐसा लिखा है, बट सर कैपेसिटी तो थर्ड की कितने की है? सर कैपेसिटी तो 18 की है, तो 8 ही क्यों रखे वहां पे? जो थर्ड सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये चीज तुमने पढ़ रखी है। बट सर यहाँ पे तो आपने थर्ड वाले में कितने लिखे? ध्यान से देखो, थर्ड वाले के अंदर 8 ही लिखे, ऐसा क्यों सर? और देखो जरा, और देखो, फोर्थ की कैपेसिटी 32, फोर्थ सेल या फिर 32 की है, और फोर्थ सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो फिर 18 कर दिया। फिफ्थ के अंदर कितने एलिमेंट्स है? फिफ्थ के अंदर 18 है, और फिफ्थ सेल की कैपेसिटी कितनी है? फिफ्थ सेल की कैपेसिटी कितने की? 50 की। सर ये हो क्या रहा है? ये इधर दो थे, दो आ रहे थे, ठीक है, लिखा था अपन एलिमेंट्स इन अ पीरियड। सर यहाँ दो थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 8 थे, फिर ये 8 थे, फिर 18 थे, फिर 18 थे, फिर 32 थे, यही चल रहा था। पीछे देखो जरा, 8 8 18 18 32, यही था। बट सर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सर जब कैपेसिटी इतने की है तो इतने होने चाहिए। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे जैसा कैसे मतलब? तुम्हारी कैपेसिटी भी एग्जाम में टॉप करने की है, और तुम्हें पता भी है कि जब तुम एक दिन दो दिन पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, तो अगर लगातार पूरा पढ़ो तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो कैपेसिटी तुम्हारी बिल्कुल टॉपर वाली है, टॉप करने लायक तुम पूरा मटेरियल हो। लेकिन क्या तुम कैपेसिटी को यूज कर रहे हो? सोच के देखो। कैपेसिटी तुम्हें पता है कि अगर तुम ढंग से पढ़ लो, सिस्टमेटिक पढ़ाई करो, रिवीजन प्रॉपर करो, ये जो बता रहा हो सीख लो, तो एग्जाम में तुम 100% टॉप कर सकते हो, ये तुम्हें पता भी है। और पीछे वाला पास देखो अपना, क्लास 1 से लेके 10 तक देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत बार तुम्हारे परसेंटेज 70 से ज़्यादा होंगे, 80 से ज़्यादा होंगे, 90 से ज़्यादा होंगे, कुछ कुछ के 95 से भी ज़्यादा परसेंट बने होंगे। और कभी ना कभी टॉप किया भी होगा तुमने, किया होगा, फर्स्ट से लेकर 10 तक देखो। तो अगर पहले कभी टॉप कर रखा, मतलब अभी भी तुम कर सकते हो। बट बात क्या है? उस कैपेसिटी को तुम यूज नहीं कर रहे जो तुम्हारे अंदर है। सेम चीज यहाँ पे है, उस सेल की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये जरूरी नहीं है। सुन लो ध्यान से, कैपेसिटी कितनी है वो मैटर नहीं कर रहा, कितना यूज कर पा रहे हो वो मैटर कर रहा है। तो उसने सेल की कैपेसिटी इतनी की है, लेकिन अभी ये बात करें कि किसी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं। सेल की बात अलग हो रही है, और पर्टिकुलर पीरियड की बात अलग हो रही है। तो ये क्या लिखे हुए है? ये है उस सेल की कैपेसिटी कि किसी सेल में मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। बट क्या इतने आएंगे? वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में एंटर होने के बाद आया। मतलब सुनना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तुमने, और तुम्हें पता पड़ा कि पहले अगर 4 सेल फिल हो गई है, तो 3D के जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 सेल में काउंट होंगे, थर्ड सेल में काउंट नहीं होंगे। समझ में नहीं आया? ये देखना, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में 8 क्यों है?
क्योंकि जो थर्ड सेल थी उसमें 3s है, 3p है और 3d है। यही होता है थर्ड के अंदर। फोर्थ के अंदर क्या होता है, फोर्थ सेल के अंदर क्या होता है सर, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। यही है। तो ये 2s के यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ के 6 और यहाँ के 10, इससे बन के बनता है ये 18 की कैपेसिटी। पर बात यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर करता है उसके बाद में आता है 3d का एंटर, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हुए हैं वो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर काउंट नहीं होते। उस पीरियड के अंदर क्या काउंट नहीं हो रहे। ऐसे यहाँ पे लिख रखा है जो फोर्थ के अंदर 4f आ तो रहा है, लेकिन ये 4f के इलेक्ट्रॉन फिफ्थ पीरियड के अंदर काउंट होते हैं। किसमें, फिफ्थ पीरियड के अंदर। थोड़ा और समझाता हूँ मैं तुम्हें, या देखो इधर देखो। जैसे मैंने किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देखना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 3d में रख देते एग्जाम्पल के लिए, मैंने रखा 8, जनरल कुछ लिख दिया मैंने। अब देखना जो ये 3d के इलेक्ट्रॉन आने से पहले 4s भर चुका है। क्या कह रहा हूं मैं, 3d फिल होने से पहले आपका रूल के अकॉर्डिंग 4s वाला फिल हो चुका है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये है अब फोर्थ पीरियड के अंदर काउंट होंगे। है तो 3d के, लेकिन इससे पहले अगर फोर्थ सेल स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में काउंट होंगे, फोर्थ पीरियड के अंदर काउंट होंगे। समझ गए। ऐसे ही फिफ्थ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया अगर, तो उसके बाद में भले ही 4d में इलेक्ट्रॉन आए या 4f में आए, फिफ्थ अगर पहले फिल हो गया तो फिफ्थ के बाद में जो भी आएगा वो फिफ्थ के अंदर काउंट होगा। फर्स्ट अगर सिक्स सेल स्टार्ट हो गई है तो सिक्स सेल के बाद में जो भी आएगा वो किस में काउंट होगा, सिक्स में काउंट होगा। समझ गए। तो 3d वाला थर्ड सेल का सब सेल है 3d, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3d में बढ़ने से पहले 4s में फिल हो गया है। तो 4s फिल हो गया, इसका मतलब वो अब इसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ पीरियड के अंदर काउंट होंगे। समझ गए। और देखो और देखो, तो मैं अभी थोड़ा और बता दे, ये चीज़ का टीचर बताते नहीं है, वो बच्चा रहता है कन्फ्यूज उसके अंदर। थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं। 4s2, 3d10, फिर क्या आएगा बताओ, 4s2 3d10, 4, फिर क्या था 4p आएगा, 4p6, 5s2। जरा चेक कर लेते हैं मैं सही तो लिख रहा हूँ। ये हो गया अपने पास 4, 3 और ये हो गया 2, 5, 4 और 1 हो गया 5, ये हो गया 5। ठीक है, फिर क्या आएगा, 4d मान लेते आ गया 6, ये लिखा मैंने। और उसके बाद में और भी कुछ आ रहा है। तो इसमें बताओ सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा है 5। तो इसका मतलब इसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो 4d में हो या 4f में कहीं से भी आ जाए, स्टार्ट सबसे पहले क्या लिखा, 5 पे शुरू हो गया फिफ्थ सेल, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर काउंट होंगे, किसके अंदर, फिफ्थ पीरियड के अंदर काउंट होंगे। यही मैं तुझे समझाना चाह रहा था इन जैसे। समझ गए। तो पहले अगर फिफ्थ सेल स्टार्ट होगी तो उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन वो 4d के या किसके भी है वो फिफ्थ में काउंट होंगे। समझ गए। ऐसे यहाँ पे था 3d से पहले 4s स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब 3d के इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड के नहीं है, किसके है, फोर्थ पीरियड के है। अब चलो वापस वहाँ पे। तो ये समझ में आया, ये मैक्सिमम कैपेसिटी थी, ये उस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं और कौन सा आएगा नहीं आएगा आप और रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अगर पहले हायर सेल फिल हो गई है तो उसके बाद वाले लोअर सेल के इलेक्ट्रॉन भी हायर सेल में काउंट करते हैं अपन। तो ये हो गया समझ में आया, 8, 8, 18, 18, 18 कहाँ से आया, होना क्या चाहिए था, अलग आना चाहिए था। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा उस पर देखते हैं अपन। तो कंसेप्ट तुम सीख गए डिटेल में अच्छे से। अब एग्जाम वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो वैसे। क्या है जरा बताना। विच सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एंटरिंग द नम डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो सर फोर्थ पीरियड के अंदर तो अगर मैं फोर्थ सेल की बात करूं तो सर उसमें तो होता है 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ये फोर्थ सेल के अंदर ये तीन चार चीज़ें होती है, बट क्या फोर्थ पीरियड में ये सब आएंगे, बात उसकी हो रही है। बोलो। तो सर फोर्थ पीरियड के अंदर एक काम करते हैं, इसको अपन वैसे भी इससे भी कर सकते हैं। कौन कौन से, n प्लस एल लगाओ जरा एक बार इसका, n प्लस एल, n है 4, ये
0, तो ये हो गया सर 5। n प्लस एल, तो 4 प्लस 1 ये हो गया 5। n प्लस एल, तो सर 4 और कितना हो जाएगा ये 2, 6। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7। n प्लस एल, तो इसका मतलब 4 सेल की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाली चीज़ें मेरे काम आ जाएगी। ये चला जाएगा 6 के अंदर, आगे वाले में काउंट हो जाएगा, ये और आगे चला जाएगा क्योंकि 4 ऐप आएगा, तो इसका मतलब स्टार्ट हुआ होगा 6s से। जब 6s स्टार्ट होता है तब उसके अंदर आता है 4 ऐप। 4d आ रहा है, इसका मतलब 5 फिफ्थ सेल शुरू हुई होगी तब 4d आता है। तो बताओ जरा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन 4 सेल स्टार्ट होने के बाद में आप रूल के अकॉर्डिंग 3d भी तो आता है। अरे 3d भी तो आता है, कहाँ आएगा 3d इनके बीच में? तो 4s 3d और 4p है कहीं? 4s 3d और 4p, समझ गए? किसी को ये समझ में नहीं आया होगा, तो सिंपल क्या करना है तुम्हें पता है? किसी भी का भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मर्जी से, जैसे अभी लिखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर 4p6, फिर 5s, 1 से 2 कुछ भी। तो मतलब यहाँ फिफ्थ सेल से पहले वाला जो भी आ रहा है ये सब किसका पार्ट है? ये है फोर्थ पीरियड का पार्ट। किसका पार्ट? फोर्थ पीरियड का पार्ट। फिर 5s से लेके जैसे ही बाबा आगे वाला 6s आएगा, उससे पहले तक की चीज़ें किस में काउंट होगी? उससे पहले वाली काउंट होगी सिक्स पीरियड, सॉरी फिफ्थ पीरियड के अंदर। फिर 6s से शुरू होके 7s से पहले पहले किस में काउंट होगी? सिक्स पीरियड के अंदर काउंट होगी। यहाँ पे ये इधर थर्ड शुरू हुई यहाँ पे, तो ये दोनों किसका है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। समझ में आया? इंटर रिलेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीरियड टेबल के एलिमेंट से इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो फोर्थ पहले ही स्टार्ट हो रही है, और फिफ्थ स्टार्ट होने से पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब फोर्थ पीरियड के। फिफ्थ स्टार्ट हुआ, 5s शुरू हो गया, और 6s शुरू होने से पहले पहले जो भी एलिमेंट होंगे 6s से पहले पहले वो सब किस में आएंगे? फिफ्थ से। समझ गया? तो अब इससे कर लो कि सर फोर्थ पीरियड की बात हो रही है, तो सर ये फोर्थ यहाँ शुरू हो गया, फिफ्थ आने से पहले पहले ये तीन आ गए, तो ये हो गया इसका आंसर, 4s 3d और 4p। अंडरस्टूड? चले आगे। और देखो जरा, अब ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, हाइपोथेटिकल। तुम पीपाई की उठा के देखना, तुम्हें मिल जाएगा। क्या लिखा है? एज्यूमिंग हाइपोथेटिकल एट्थ पीरियड एग्जिस्ट। मान लिया, ये कह रहा है कि एट्थ पीरियड एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तो नहीं है, मानने में क्या जा रहा है? मान लो, तुम मेरी इतनी बात मान रहे हो, इसकी भी बात मान लो। ठीक है सर, एंड ऑल नोन रूल्स अबव होल्ड पॉली सब के सब अप्लाई हो रहे हैं, मतलब उनमें किसी में कोई चेंज नहीं किया अपन ने। ठीक है सर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस पीरियड कुड थ्योरेटिकली काउंट कंटेन? मतलब मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं एट्थ पीरियड के अंदर? अब अगर तुमने लगा दिया 2 × 8 का स्क्वायर 2n स्क्वायर, हो गया गलत, -1। 2n स्क्वायर नहीं लगेगा, तो एक तरीका मैंने बताया था, आप बाउ रूल लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या था जरा देखना। सर आप बाउ रूल लिखा था आपने, NS NP n-1d n-2f n-3, एफ के बाद क्या आता है? ई के जी, फिर n-4 h, यही था, एंड सो ऑन। अब जरा बात करते हैं एट पीरियड की। तो n की जगह क्या रखूंगा मैं? n की जगह रखूंगा मैं 8। रख के देखो जरा, तो क्या आएगा सर? ये आएगा 8s, फिर आएगा सर 8p, फिर आएगा सर 7d, सर फिर इसके बाद में आएगा ये 6f, सर फिर ये आएगा 5g, फिर और आएगा सर 4h, सर आएगा 3i, चलता रहेगा। तो ये आगे तक चल रहा होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। क्या 8h एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर, 7 के बाद 8 आएगा। 8p बिल्कुल, 7d कर सकता है, 6f बिल्कुल करता है, 5g करता है, 4h एग्जिस्ट नहीं करता, 3i भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके बाद वाले सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्यों सर, ऐसा कैसे पता किया आपने? सिंपल चीज़ है, जैसे डी शुरू कहाँ से हुआ था देखना जरा, इधर देखो, डी शुरू होता है 3d से, पहला डी ऑर्बिटल थर्ड में आता है। एफ स्टार्टिंग का होती है एफ की? सर एफ होता है हमेशा स्टार्ट होता है 4 से, 4f से स्टार्ट होता है, फिर 5f 6f चलता है। सर जी का शुरू होगा, सर ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5g शुरू होगा। जी का फर्स्ट पीरियड कौन सा? फिफ्थ पीरियड में मिलेगा अपने को जी।
सर जी के बाद एच शुरू कहाँ से होगा? सर एच स्टार्ट होगा 6 से। सर आई स्टार्ट कहाँ से होगा? सर आई स्टार्ट होगा 7 से, तो पहला वाला ही। इसका मतलब ये चीज़ है। अब देखो जरा, क्या 4H पॉसिबल है? एच वाला फर्स्ट ही फर्स्ट कौन सा है? 6H पॉसिबल है। यहाँ कितना लिखा? 4H। क्या 3I पॉसिबल है? नहीं सर, 7I पहला जो पीरियड होगा उसमें जो आई ऑर्बिटल आएगा, आई सबसेल, वो 7 के अंदर मिलेगी। क्या 5G पॉसिबल है? हाँ सर 5G पॉसिबल है। तो बस अब इनके इलेक्ट्रॉन गिनना शुरू कर दो। बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। यह लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितने? सर 6। इधर कितने सर? डी के अंदर 10। एफ के अंदर कितने? 14। अरे सब में देखो चार चार जोड़ते रहो, मिल जाएगा तुम्हें। चार चार जोड़ते रहो, मिल जाएगा। सर इधर कितने आएंगे? सर ये आएंगे 18। बस तो आंसर आ गया। टोटल कर दो इसका। तो सर 2 + 6 हो गया 8, +10 +14 +18, तो ये 18 और 2 तो हो गया 20, इधर हो गया 20 और ये हो गया 20 और ये 10, मतलब 50। तो 50 एलिमेंट्स उसके अंदर 8 पीरियड के अंदर मिलेंगे अपने को। समझ गया कैसे किया मैंने? पहले एक बार रूल्स लिखना है। एन क्वेश्चन में दिया होगा, इससे पहले एक बार लिख दिया क्या क्या पॉसिबल हो सकता था, सब लिख दिया मैंने। फिर देखा कि ये 3D है, 4F है, 5G है, 6H है, 7I है, फिर 8J आएगा। तो देखा कि ये 4H स्टार्ट ही एच कहाँ से हो रहा है? 6 से, तो 4H पॉसिबल नहीं है। आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 7 से, तो 3I पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ तक के मेरे एलिमेंट पॉसिबल है, उनके सबके इलेक्ट्रॉन लिख के टोटल कर दिया। समझ गए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने सीख लिया। अब ऐसा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली सेम। ये अभी करो और इसका आंसर कमेंट करो जल्दी अभी। इसका आंसर मेरे को चाहिए तुम सबसे। कोई नाटक नहीं चाहिए मेरे को, सब बाद में करूंगा, नहीं अभी कभी करके बताओ। 9 पीरियड के अंदर इसी तरीके से चेक करके बताओ कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। बताओ, चेक करो जल्दी से। फिर एक और क्वेश्चन है। थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल हैज ओनली 8 एलिमेंट। सिर्फ 8 ही एलिमेंट है। कैपेसिटी कितनी की? 18 की है। रीजन मैंने आज बता दिया, इसको करो जल्दी से। ये तुम्हें करना है अभी, आज ही सीखा है। विच ट्रांजिशन इन द पीरियड डिमॉन्स्ट्रेट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट? किस में इंक्रीज हो रहा है? देख लो, वन बाय वन। इसका भी आंसर कमेंट करो। सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम सीख गए सिंपल, तो अब बन गया होगा तुमसे। अब चले आगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक अपना, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से, फिर बताएंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर। जैसे एक सोडियम का मैंने एक एटम बनाया, ठीक है। तो ये बाद वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे मेरे को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके अंदर। अब जरा इधर देखना, ये जो न्यूक्लियस है, सिर्फ इसको देखना, आउटर मोस्ट को देखना, इस वाले को, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ठीक है, जिसको मैंने कर रखा है। तो ये न्यूक्लियस जो होगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे होंगे। इसको क्या कर रहा होगा? ये अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है। अभी ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या एज्यूम करना है? सिर्फ न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट में, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी ऐसा एज्यूम करो। तो ये जो न्यूक्लियस होगा ये इसको खींच रहा होगा, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मान लेते हैं उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, नंबर दे देते उसको, कितना देते? कुछ होगा वैल्यू, नहीं पता। मान लेते हैं कि वो 10 न्यूटन से फोर्स को खींच रहा है। लेट न्यूक्लियस अट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 10 यूनिट फोर्स, मान लिया मैंने मान लिया कि उसकी ताकत होगी 10 टाइम्स होगी। अब वो न्यूटन में अंदर है, डाइन के अंदर, किसी के अंदर भी है, ठीक है। इसको अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। अब क्या होगा? अब एज्यूम करो कि बीच में इलेक्ट्रॉन है, और रियल में होते ही है। अब बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सर बीच वाले इलेक्ट्रॉन उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या इंटरेक्शन करेंगे बताओ? तो सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन होता है। सर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धक्का मारेगा। अरे धक्का देगा इसको। ये क्या चाहेगा? ये इसको इधर धकेलेगा, भाग जा दूर। ये वाला क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा। इधर वाला उसको यहाँ पे रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको इधर रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाकी सब लोग धक्का दे रहे हैं, भाग जाए यहाँ से, दिखना मत मेरे पास। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन पे, जो इसको दूर लेके जा रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस पास में लेके आ रहा था,
और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको दूर भेज देंगे, कुछ वैल्यू होगी उस फोर्स की। अरे वेक्टर सम करके निकाल देंगे, कुछ वैल्यू होगी। मान लेते कुछ वैल्यू है उसकी, कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ वैल्यू मान लेते हैं। लेट टोटल रिपल्सिव फोर्स या टोटल रिपल्सन लिख देता हूँ मैं। लेट टोटल रिपल्सन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय ऑल इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। मान लिया कुछ वैल्यू होगी, कितना मान लेते हैं कि सर वो है 6 यूनिट। ठीक है। तो सर न्यूक्लियस उसको 10 से खींच रहा था, ये 6 से उसको धक्का दे के दूर ले जा रहे थे। तो बताओ ओवरऑल किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो इसकी ज़्यादा है। तो अब बताओ नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना हुआ? नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर 10 में से 6 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा सर? वो 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 4। ठीक है, समझ गया। वापस सुन लो अच्छे से, कंसेप्ट ये बहुत ज़्यादा काम का है, हर आगे चीज़ें यही काम आएगी, दो ही वर्ड बार बार चलेंगे, एक तो चलेगा सिल्डिंग इफेक्ट, एक चलेगा जेड इफेक्ट, बस इससे सब काम होगा। तो क्या था, न्यूक्लियस जब अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, कुछ ताकत होगी उसकी खींचने की, उस ताकत को रखा मैंने 10 थोड़ी देर के लिए। ठीक। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को ऊपर धकेल रहे होंगे कि भाग जा, दूर चला जा, दिखना मत मेरे को। तो उसकी कुछ ताकत होगी जिससे वो धक्का दे रहे होंगे उसको। मान लिया मैंने कितना? 6। ठीक। अब न्यूक्लियस खींच रहा है उसको, वो इसको दूर ले जा रहे हैं, और न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा है, इसलिए एटम उसके इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अटैच हुआ हुआ है। तो वो 10 से खींच रहा था पहले, फोर्स से रिपेल करवा दिया उन्होंने, ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा अब? सर अब लग रहा है 4। ठीक। तो ये जो तुम्हारा 10 यूनिट यहाँ लग रहा था पहले इधर, ये था है उसका न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। ये जो 6 है, 6 यूनिट से जो लगा रहा वो है तुम्हारा सिग्मा। 6 क्या है? सिग्मा। उसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट। और ये जो वैल्यू आई तुम्हारे पास 10 - 4 करने से, ये 4 बचा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। क्या है तुम्हारा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका मतलब जो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है बेसिकली, वो क्या होगी? जेड में से सिग्मा को माइनस करने से बनेगी। बोलो। अरे जेड इफेक्टिव जेड में सिग्मा को माइनस करने से बनेगी, बस यही चीज़ थी। तो सर यहाँ पे वर्ड लिखा है स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स से फील्ड कर रहे हैं, कि न्यूक्लियस का फोर्स कम से कम पहुंचे, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम से कम पहुंचे, उसके लिए बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? उस न्यूक्लियस के फोर्स की वजह से कम कर रहे हैं, बाय क्रिएटिंग रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो वो जो सील्ड करने की वजह से नाम रखा है सील्डिंग इफेक्ट, या एक स्क्रीन प्रोवाइड कर रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ गए? अब आते हैं अपन डेफिनेशन पे, क्या क्या लिखना है अपने को। इधर देखो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। यही बात है। एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट कर रहा है, इनर सेल के रिपल कर रहे हैं। ठीक है सर। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ किस पे? ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो इनर सेल के जितना फोर्स डिक्रीज हुआ, कि पहले 10 था अब 4 लग रहा है, तो डिक्रीज कितना हुआ? 6 डिक्रीज हुआ। उसी को बोला वरना स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। दैट इज, ये है क्या? एक तरह से टोटल रिपल्सिव फोर्स है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। मतलब पहले 10 का फोर्स था, अब 4 बच रहा है, तो 6 डिक्रीज हुआ। वो से क्या है अपना? स्क्रीनिंग इफेक्ट। देयर इज अ रिडक्शन, किस में रिडक्शन हुआ? न्यूक्लियर चार्ज में, मतलब न्यूक्लियर फोर्स में, या चार्ज का मतलब क्या है? फोर्स है। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ सर वैल्यू कम हुई है, पहले 10 था, बाद में कितना बचा? 4 बचा। तो वो जो अब बच गया, अब रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स, उसको ही बोलेंगे अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ गए? तो सर पहले 10 था, रिपल्सन की वजह से 6 कम हो गया, अब जो बच गया 4 वो है अपना जेड इफेक्टिव। तो फॉर्मूला बन गया जेड इफेक्टिव, जेड माने सिग्मा, वही जेड एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिग्मा फील्डिंग कांस्टेंट बोलो या स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलो। ऑब्वियसली बात है सर, अगर सिग्मा बढ़ेगा
तो देख लो जेड इफेक्टिव कम होगा, सिग्मा आगे का साइन क्या नेगेटिव है, तो सिग्मा बढ़ने पे जेड इफेक्टिव कम होता है। समझ गए? तो क्या था स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या था सील्डिंग इफेक्ट। अब यह है कि ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सील्डिंग कांस्टेंट, सिग्मा की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। क्या रहा, बहुत सिंपल चीज़ है। पहला, इट इज मेनली कॉज्ड बाय द सेम सेल इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सिग्मा जो आएगा वो उसी सेल के कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाले कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा, नॉट अदर। एक सेकंड, क्या लिखा, हाँ, आउटर इलेक्ट्रॉन आर नॉट इफेक्टिव इन कॉजिंग सील्डिंग। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम थोड़ा सोचो कि सर आउटर इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्सन है उसको सील्डिंग में काउंट क्यों नहीं कर रहे। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना है, उसके अगर बाहर भी इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को सील्डिंग में काउंट नहीं कर रहे। थोड़ा सोच लो, आंसर मिल जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आंसर मिल गया हो तुम्हें तो नीचे कमेंट कर दो। तुम्हें अगर पता पड़ के हाँ सर आउटर वाला का रोल नहीं है, किसका रोल है, उसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उन्हीं का रोल है, तो आंसर कमेंट करो। आउटर वाले का रोल बिल्कुल नहीं है। ठीक। दूसरा, क्लोजर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस के पास होगा वहां पे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में इफेक्ट पड़ा होगा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट था पेनिट्रेशन वाला, उसकी वजह से तो ग्रेटर विल बी द सील्डिंग कांस्टेंट, यही पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है या पेनिट्रेशन पावर। तो जो जितना न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन उसका सील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, रीजन एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये ऑर्डर। और क्या है, सेम सेल के लिए ये तुमने ऑर्डर पहले पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे ज़्यादा सिग्मा एस का, क्योंकि एस न्यूक्लियस ज़्यादा पास में, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, मतलब जो जितना न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा उसका सील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सील्डिंग इफेक्ट को ये दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, कौन सा, पहला उसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके इनर सेल के सब इलेक्ट्रॉन उनका, आउटर सेल का रोल नहीं। दूसरा, दूसरा क्या है कि जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा सेम सेल के लिए उसका सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, एन एस सबसे ज़्यादा, फिर एन पी, फिर एन डी, फिर एन एफ। ठीक है, रीजन वही पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर। अब ऐसे जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, तो जेड इफेक्टिव भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, जेड इफेक्टिव फॉर डिफरेंट आयन। तो पहला, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। सर ऐसा क्यों, अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा लिखा था थोड़ी पहले, तो ऑब्वियसली सिग्मा बढ़ रहा है तो ये कम ही तो होना है। तो सिंपल तुम्हें डायरेक्ट क्या रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। एग्जाम्पल लिखा है, इसका उल्टा कर दो, जेड इफेक्टिव कम होगा अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो एक एन कैटायन है, एक एन है न्यूट्रल और एक एन एनायन है, तो ऑब्वियसली बात है जेड इफेक्टिव कैटायन का ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैसे देखना है तुम्हें, तो देखना उसके एटॉमिक नंबर से, जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता रहेगा एटॉमिक नंबर, उल्टा बोल दिया मैंने, एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट की एप्लीकेशन है। क्या देखो, जैसे ये एच माइनस एल आई प्लस बी प्लस टू बी प्लस, सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो बी प्लस बोरॉन पे सबसे ज़्यादा प्लस थ्री है, बेरिलियम पे प्लस टू, ये प्लस वन और ये तो नेगेटिव है। तो फर्स्ट से ही सेकंड पॉइंट इधर हुआ रखा है। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या देखेंगे अपन, तो क्या देखना है, एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा हो उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, या फिर पहले वाला पॉइंट से आंसर निकाल लो कि पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर थे। अब चलते अपन आगे, वो है कैलकुलेशन करनी है कि अपन कैलकुलेशन कैसे करें कि सिग्मा की वैल्यू 3s के लिए कितना है, 4s के लिए कितना है, 5s के लिए कितना है। तो मेरे ख्याल से इसको अपन, अभी कितनी स्लाइड है अपने पास में, टोटल है 38 स्लाइड, तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, अभी प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, अपन फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है सिग्मा की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं कल सीखते हैं। ओके बाय, राधे राधे।